सभी साथियों का मैं अपने चैनल SKS A1 नॉलेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेकर आऊँगा और आगे चलकर और भी टॉपिक पर रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन अभी मैं केवल मैथ के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले कक्षा 10 का पहला चैप्टर आज वास्तविक संख्या जो है रियल नंबर, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जो कि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, पहले चैप्टर को करने के लिए आपको पता होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तो आइए कुछ जो बेसिक तथ्य हैं उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको हम रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सबसे पहली चीज़, वास्तविक संख्या होता क्या है? तो जितनी भी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्या है। मतलब संख्या रेखा, एक संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं हम प्लाट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, वो वास्तविक संख्या होती है। जैसे इसमें देखिए, सबसे बीच में होता है 0 और इसके दाहिने साइड में जाएंगे तो यहाँ पे +1, +2, +3, +4 और इस तरीके से आप इसको इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं। और इसी के बाएं पक्ष में आए लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और इसको भी आप इन्फिनाइट तक इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब जो वास्तविक संख्या होता है वो सभी संख्याओं का एक समूह होता है, वो वास्तविक संख्या होता है, जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे आगे और बात करेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो सेकंड पॉइंट पे आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, और इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्या होता क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 से शुरू होता है। 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या हैं। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर मतलब n से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे n, और प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 और ये आप जितनी भी संख्या होते हैं इनफाइनाइट तक, सभी की सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से, और ये 1 से प्रारंभ होती हैं और जितनी भी संख्याएं होती हैं वो 1 से प्रारंभ होकर जितनी भी संख्या होती है वो सब की सब प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अब बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। तो चलते हैं पॉइंट 3, और ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स, पूर्ण संख्या होल नंबर्स, और इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या होता क्या है, जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होकर के 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी इस तरह से इनफाइनाइट तक। मतलब जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है, और वहीं प्राकृतिक संख्या जो था वो 1 से शुरू होता है। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के जितनी भी संख्याएं होती हैं सब के सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक को हम इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, अब पूर्णांक जो होता है वो इंटीजर्स होता है। तो इसमें पूर्णांक जो होते हैं
वो होते क्या हैं? पूर्णांक में जो संख्याएं होती हैं, मतलब जितनी भी धनात्मक, मतलब सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, दूसरा ले लेते हैं सभी ऋणात्मक, और थर्ड पॉइंट और शून्य, और शून्य मतलब जीरो। तो मतलब जो पूर्णांक होता है ये सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और साथ में जीरो का जो एक समूह होता है, समुच्चय होता है, वो पूर्णांक कहलाता है। इसका मतलब कि जो हमारा पूर्णांक होता है इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और जो पूर्णांक होता है वो एक समूह होता है। किसका किसका? जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य। मतलब धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ, उसे हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम अगले पॉइंट पे, और वो है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या होता क्या है? तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। ऐसा युग्म जिसके गुणनखंडों में केवल एक उभयनिष्ठ हो। मतलब ऐसा युग्म, ऐसा युग्म जिसके गुणनखंडों, माफ कीजिए आपको दिखाई नहीं दिया, तो सहअभाज्य संख्या होता क्या है? ऐसा युग्म जिसके गुणनखंडों में केवल एक उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ हो मतलब सहअभाज्य संख्या वो होती है जिस ऐसा युग्म जिसके गुणनखंडों में केवल एक उभयनिष्ठ हो। तो आइए इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक युग्म है 7,3। अब यहाँ पे 7 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 1 गुणे 7, और 3 है तो 3 का जब गुणनखंड करेंगे तो उसे लिखेंगे 1 गुणे 3। अब देखिए इसका जो गुणनखंड है वो 1 और 7, और इसका जो गुणनखंड है 1 और 3। तो 7 इसमें है लेकिन इसमें 7 नहीं है, यहाँ पे 3 है इसमें 3 नहीं है, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ है, वो 1 है। और अभी अभी ऊपर आपने पढ़ा कि ऐसा युग्म जिसके गुणनखंडों में केवल एक उभयनिष्ठ हो, मतलब 1, वो क्या होगा? सहअभाज्य युग्म होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो कॉमन है वो 1 है, कॉमन फैक्टर 1 है। इसका मतलब जो 7,3 है, 7,3 एक 7,3 एक सहअभाज्य युग्म है। ठीक है, तो जो 7,3 है वो एक सहअभाज्य युग्म है। तो ये आपको अच्छे समझ में होगा। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब बात करेंगे हम परिमेय संख्या, और इसको आपको बहुत अच्छे से जानना है। अगला पॉइंट जो है वो है परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या जो है वो होता क्या है? तो परिमेय संख्या को सबसे पहले हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो
तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा होता है परिमेय संख्या। लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन होता है, जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2/3 है, ये एक परिमेय संख्या है। 4/5 है, ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे केवल 7 है, तो ये भी परिमेय संख्या है या नहीं? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 7 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे परिमेय संख्या है। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। अब अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा भिन्न जिसे हम फ्रैक्शन, जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सकें, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अब इसका भी आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया करड़ी में 2, और आगे हो गया करड़ी में 3, करड़ी में 5। तो ये सब हमारे अपरिमेय संख्या हैं। ठीक है, तो ये था आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब आगे चलते हैं हम। अब बात करेंगे वास्तविक मान और स्थानीय मान में क्या अंतर होता है और क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम देखेंगे वास्तविक मान और स्थानीय मान। वास्तविक मान और स्थानीय मान, तो इन दोनों के बीच में हमें समझना है कि वास्तविक मान और स्थानीय मान क्या होता है। तो इसमें एक नाम आप बड़े आसान से समझ रहे होंगे, स्थानीय मान, जो कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। स्थानीय मान, जिसे हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान, जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान देखो, जैसे कि हम बचपन में करते थे 3, 4, 5, 6। जैसे 3556 है, आपसे पूछा जाता था इसमें 4 का स्थानीय मान निकालिए, तो हमें बताया जाता था कि 4 का जो स्थान है वो कौन सा है। तो हम यहाँ से काउंट करते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। मतलब जो 4 है वो सैकड़ा के स्थान पर है, इसलिए यहाँ पे 4 और 4 जो है वो सैकड़ा का स्थान पर, इसलिए इसमें 100 से गुणा करते थे और ये इसका स्थानीय मान 400 आ जाता था। इसी तरीके से अगर 5 को आपको निकालना है स्थानीय मान, तो ये 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिखते थे, और 5 का जो स्थान है वो इकाई, दहाई पे है। इसका मतलब इसमें हम 10 से गुणा करते थे, और यहाँ पे 50। ठीक है, तो ये तो स्थानीय मान है और ये हमको आशा है कि सभी को आता होगा। अब बात करते हैं वास्तविक मान की। वास्तविक मान मतलब रियल वैल्यू। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 3, 4, 5, 6, सेम ऊपर का ही एग्जाम्पल 3556। अब जैसे आपसे इसमें पूछ दिया जाए कि 3456 में 4 का वास्तविक मान, रियल वैल्यू क्या होगा, तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3456 में 4 का वास्तविक मान क्या होगा। तो इसमें जो 4 का वास्तविक मान होगा वो भी क्या होगा, वो 4 ही होगा। अब जैसे पूछा जाए कि 3456 में 5 का
वास्तविक मान क्या होगा, तो वो 5 ही होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 10 के वास्तविक संख्या पहले चैप्टर का बेसिक कुछ चीज़ें जो कि आपको चैप्टर 1 को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। जिससे अब हम बात करेंगे जो कक्षा 10 के वास्तविक संख्या के पहले एक्सरसाइज के टॉपिक में पहला जो टॉपिक है वो क्या है, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बहुत ही ध्यान से देखेंगे। कक्षा 10 का पहला टॉपिक यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, ये हमारा होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यहाँ पे एक कंडीशन होता है आर के लिए, जहाँ पर जो आर होता है वो क्या होगा, वो 0 से हमेशा बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। जो आर है वो हमेशा 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से वो हमेशा छोटा रहेगा। तो अब आइए इस चीज़ को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हम मान ले यहाँ पे हमारा जो ए है वो भाज्य है। क्या है, भाज्य। आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, ये भाज्य है। जो हमारा बी है वो भाजक है, भाजक। जो क्यू है क्वोशंट मतलब भागफल है, भागफल है। और जो आर है रिमाइंडर, शेषफल है, शेषफल है। तो इस चीज़ से हम, इस तथ्य से इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारा ए है वो एक भाज्य है, बी जो है वो भाजक है, क्यू जो है भागफल है और आर शेषफल है। तो आपने इसके लिए कंडीशन देखा है कि जो आर होगा, शेषफल होगा, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और या तो 0 के बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा। मतलब बी मतलब भाजक से छोटा होगा। ठीक है, तो आइए इसे कुछ एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए 4 में हम भाग देते हैं 3 से, मतलब 4 हमारा हो गया भाज्य ए और 3 जो है वो भाजक। तो भाग यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3। तो 3 एकम 3 और 4 में से 3 गया 1। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा भाजक है वो 3 है, भाज्य जो है वो 4 है और भागफल 1 आया, शेषफल 1 आया। तो अब इस कंडीशन को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा शेषफल है, शेषफल यहाँ पे हमारा क्या आया, 1 आया। ये क्या अभी कंडीशन था, वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो यहाँ पे ये हमारा जो 1 आया शेषफल क्या है, 0 के बराबर है या 0 के बड़ा, 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है। और हमेशा ये b से छोटा, मतलब b मतलब भाजक से छोटा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो b है वो क्या है, 3 है। तो देखिए हमारा कंडीशन एकदम सेटिस्फाई कर रहा है कि जो शेषफल बचना चाहिए वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो 0 के बराबर तो यह है नहीं, 0 से बड़ा है। और दूसरी चीज़ भाजक से छोटा, मतलब जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा होना चाहिए। तो देखिए ये 3 से छोटा भी है। तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित जो एक्सरसाइज 1.1 आपके एनसीईआरटी कक्षा 10 में है उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। हम आशा करते हैं कि ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।
और इसी तरीके से हम आगे आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।